हर व्यक्ति को है प्यार व सम्मान पाने का अधिकार। इसलिए मिलना चाहिए सबको मानवता का अधिकार। डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में हमारा आज का विषय है मानवाधिकार और जन सामान्य। और इस कार्यक्रम में आज हम आपके साथ उपस्थित हैं। मैं हूं दीपक शर्मा और मैं संगीता कौंडल जी। और इस विषय में आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट अशोक वर्मा जी और हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग से हैं विधि अधिकारी अनुज वर्मा जी। आपका स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और संगीता, आपको मालूम है मानवाधिकार 10 दिसंबर से आपको मन में क्या बात है? बिल्कुल, बचपन की वो याद आती है जब हम भाषण की तैयारी कर रहे होते थे, स्कूल में भाषण देना है या फिर किसी इस तरह के कार्यक्रम बहुत सारे मानवाधिकार दिवस के विशेष उपलक्ष्य पर जो है आयोजित किए जाते रहे। जी, तो दर्शकों, मानव के क्या क्या अधिकार हैं और किस तरह से हम जागरूक रह सकते हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, इन तमाम बातों को आज हमारे साथ साझा करेंगे एडवोकेट अशोक वर्मा जी और अनुज वर्मा जी। तो अशोक जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि मानव अधिकार जो है वो मूल रूप से हैं क्या? मानव अधिकार दीपक जी वो अधिकार हैं जो मनुष्य को उसके जन्म के साथ ही नियत मिलते हैं। जो जन्म, जैसे ही मनुष्य का जन्म हुआ वो उसी को उसके जन्म के आधार पर मिले जी। इसमें कि किसी भी मनुष्य का उसकी राष्ट्रीयता, उसके जन्म के स्थान, उसके लिंग, उसके रहने के स्थान और उसके व्यवसाय के आधार पर उसका कोई भी जो भेदभाव ना हो, उसको मानवाधिकार में हम रख सकते हैं जी। तो मूल रूप से अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से मानवाधिकार को अगर हम जो सही मायने में बांटे तो वो दो तरह के मानवाधिकार हैं। एक प्राकृतिक अधिकार जो उसको जन्म के साथ ही उसको मिलते हैं, दूसरा जो कानूनी अधिकार जो कानून के द्वारा उसको मिलते हैं। इसमें प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो उसका हो गया कि जन्म के साथ ही जो उसको जीने का अधिकार है, जो उसको समानता का अधिकार है, जो उसको लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर उसका कोई भेदभाव ना हो, वो अधिकार है जो उसका प्राकृतिक अधिकार है जी। इसके साथ साथ अगर हम कानून अधिकारों की बात करें तो कानून अधिकार वो है कि जो किसी कानून के द्वारा किसी भी मनुष्य को दिया जाता है उसको कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे आपने बात रखी कि आज 10 दिसंबर है, तो 10 दिसंबर 1948 को जैसे ही हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये मानवाधिकार जो जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया जी, बिल्कुल। उसके बाद ही बहुत सारे जो राष्ट्र थे हमारे, उन्होंने अपने अपने जो संविधान थे, अपने अपने जो कानून थे, उनके अंदर इन अधिकारों को, कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों को कानूनी रूप दिया जी। जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान जो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया, तो उसके अंदर हमने जो समानता का अधिकार है, जो जीने का अधिकार है, जो आपका किसी भी अमूल अधिकार की जो अगर कोई आपकी अवहेलना हो तो उसके लिए आपको एक उसको प्राप्त करने का न्यायिक उपचार का अधिकार दिया गया है। वो सारे एक कानूनी अधिकार में हम उसको रख सकते हैं। जी, बिल्कुल जी। आपने विभिन्न अधिकारों की बात की सर, मानवाधिकारों के अंतर्गत, लेकिन इसके साथ ही दीपक जी हमारे साथ विशेष मेहमान महिला आयोग से भी अनुज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि महिलाओं को लेकर किस किस तरह के अधिकार जो है मानवाधिकार के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। देखिए, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो महिलाएं जो हैं एक विशेष वर्ग हैं हमारे समाज का। तो खासकर जो अधिकार इन्होंने बताया अभी, वो तो सभी अधिकार हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अधिकार हैं क्योंकि महिलाएं एक अलग थोड़ा सा उनके एक डिफरेंट एक हमारे समाज में एक वो रही हैं जो हमेशा से उनको थोड़ा सा डिप्रेस्ड रही हैं, उनको थोड़ा सा उठाने, तो उनको उनके लिए जैसे राइट टू फ्री लीगल एड है,
जी। अभी एक विशेष अधिकार हमारे कानून में आया है कि महिलाओं ने अगर किसी भी कोई केस कर उन्होंने अपना कोई भी राइट इन्फोर्स कराना है तो उनको महिलाओं को स्पेशल अधिकार दिया गया है कि वो फ्री लीगल एड वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उनको एक इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि आज हम ह्यूमन राइट्स जो डे हैं उससे भी मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा। 1994 में वेना एकॉर्ड हुआ था। जी। वेना एकॉर्ड और एक बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है ये निसंदेह एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। जी। तो यहाँ से ये इसको एक ह्यूमन राइट्स के इशू को इसको बताया और उसके बाद जैसे हम 2005 में आए, हम 2005 में एक स्पेशल एक्ट लाया गया जो कि सिर्फ जिसमें महिलाओं को ही अधिकार दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो उसके अंदर बहुत सारे अधिकार दिए गए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको खर्च भरण पोषण का अधिकार, एक पति द्वारा, पति अगर आपको खर्चा नहीं देता उसका अधिकार, आपको सेपरेट रेजिडेंस का अधिकार, आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना हो उसको इंजंक्शन जो वहाँ पे मिलती है, प्रिवेंशन का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हैं जो। जी बिल्कुल। घरेलू हिंसा पे हम बिल्कुल आपसे विस्तार से जानेंगे। अशोक जी, आप बताइए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो है शुरुआत किस तरह से हुई थी भारत में, और जो राज्य स्तर पर जो इसका एक तरह से स्थापना की जाती है वो किस तरह से और किस तरह से कार्य करता है? जी दीपक जी, इसमें ऐसा है कि जैसे ही 1948 में हमारी ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुई 10 दिसंबर को, उसके बाद से बहुत सारे देशों ने इसमें अपने अपने कानून में, जैसे मैंने बताया पहले कि ये मानवाधिकार को इंक्लूड किया। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात हुई कि वो 1993 के अंदर वियना इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ कि पूरे ही जो इसको एक कानूनी रूप देने की बात हुई कि जितने भी जो सिग्नेटरी हैं इसके 171 उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें सिग्नेटरी रहे थे वियना जो 93 की कन्वेंशन थी जी। उसके बाद सब ने इसको एक कानून का रूप दिया गया। उसी के तहत हमारे देश के अंदर ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बना। उसके तहत फिर हर राज्य को, जो हमारा जिस तरह से हमारे राज्य हैं, सबको ये रखा कि हर राज्य अपना अपना अलग से एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाएगा। उसी के तहत हमारे हिमाचल के अंदर भी अभी बहुत सालों तक तो ह्यूमन राइट कमीशन हमारा बना नहीं राज्य स्तर पे, लेकिन हमारे माननीय उच्च न्यायालय की इस क्या इंटरवेंशन से वहाँ यहाँ भी 2020 से हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मानवाधिकार आयोग है वो चलन में है, वो चला है। उसके अंदर मानव जो भी हमारे अधिकार हैं उनके तहत हम जिनकी भी वायलेशन होती है वो अपने। तो किस तरह की कार्य प्रणाली रहती है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की है, किस तरह से कार्य करता है? इसमें ऐसा है कि कोई भी जो हमारे मानवाधिकार हैं अगर उनका आपका हनन हो रहा है जी, तो आप एक जिस तरह से अभी हमारे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने एक फॉर्मेट बनाया है, ऑनलाइन भी इसमें एक कंप्लेंट का फॉर्म उन्होंने उसमें रखा हुआ है जी, कि आप उस कंप्लेंट फॉर्म को भरेंगे और उसको ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे बिल्कुल कि क्या कौन सा आपका जो मानवाधिकार है जो आपका वायलेट हो रहा है उसको, और कौन उसमें ये है कि एक जिसका हो रहा है और कौन कर रहा है, वो दोनों तरह उसमें रखा है, वो आपको लिखना है जी। और किस तरह से हो रहा है, तो उसके बाद जो मानवाधिकार आयोग है हमारा उसके वो नोटिस करेगा दूसरी पार्टी को, फिर जिस तरह से जो प्रोसीजर है उसमें प्रोवाइड वो किया जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा जी, इसमें कोई शुल्क नहीं रहता है, कोई शुल्क की ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी मनुष्य इस तरह से जिसका वायलेशन हो रहा है वो इसमें अप्रोच कर सकता है। ठीक है जी। दीपक जी, जैसा कि हमने एडवोकेट महोदय से जाना मानवाधिकार आयोग के गठन के विषय में, तो इसके साथ ही सर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के गठन की यदि हम बात करें तो किस तरह से है और इसकी कार्यशैली क्या रहती है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान का आर्टिकल 15(3) है जो उसमें एक प्रावधान है कि सरकार जो है एक महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट बना सकती है एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन के माध्यम से। तो उसी के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया, जो कि एक अधिनियम के द्वारा किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला अधिनियम 1996 के अंतर्गत किया गया। इस अधिनियम के मुताबिक हमारे आयोग में अभी हमारी एक अध्यक्षा होती हैं और साथ में हमारे
3 मेंबर्स होते हैं जो कि समाज के विभिन्न उससे आते हैं, जो कि महिलाएं रहती। जी। और उसके अलावा हमारी मेंबर सेक्रेटरी होती हैं, फिर हम वहाँ पे लॉ ऑफिसर्स हैं, बाकी स्टाफ है। तो ये जो है हिमाचल भर से जो भी महिलाओं की कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उनको हमारे पास इस आयोग को अधिकृत किया गया है कि हम उस एक्ट के अंतर्गत इन कंप्लेंट को ले सकते हैं हम। उसके बाद हमारे कार्यपाल जो हमारा प्रोसीजर है वो ये रहता है कि उसको अगर वो वहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है तो वहाँ पे हम उनको काउंसलिंग करते हैं पार्टीज को, और अगर काउंसलिंग नहीं होती तो फिर फर्दर उनको हम लीगली गाइड करते हैं। उसके बाद अगर वो पार्टीज जाके अपने कोर्ट्स में अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, बिकॉज आयोग के पास जो पावर है वो है हमारे पास काउंसलिंग की पावर्स, एडजुडिकेटिंग की पावर नहीं है हमारे पास। जी, तो एक तरह से आप काउंसलिंग उनकी अच्छी तरह से करते हैं ताकि वो फर्दर अपने जो है कंप्लेंट्स को आगे भी ले जा सकते हैं, कोर्ट तक भी पहुंच सकती हैं। और वो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आयोग में ही उनकी शिकायतों का निपटारा हो जाता है। बहुत बार, क्योंकि अगर हम देखें घरेलू हिंसा के मामले में कुछ ट्रिफलिंग इशू, छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक मिसकम्युनिकेशन होती है, तो आयोग इस ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने में बहुत सक्सेसफुल रहता है, बहुत। जी अशोक जी, जब हम बात करते हैं मानवाधिकारों की और ख़ासतौर पर मानवाधिकारों के हनन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है श्रमिकों और कामगारों का। उनके लिए जो क्या क्या प्रावधान मानवाधिकार के इस एक्ट के अंदर किया गया है? जी, जैसे दीपक जी हमने पहले भी बात की कि जब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की हुई 10 दिसंबर को, उसके साथ साथ हमारा जो संविधान है वो 1950 के अंदर लागू हुआ 26 जनवरी को। उसके हमारे संविधान के अंदर जो श्रमिकों को सबसे पहला अधिकार जो समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 के अंदर, फिर उसके बाद हमारा जो राइट टू स्पीच और फ्री जो आप वर्क है वो हमारा अनुच्छेद 19 के अंदर है। फिर राइट टू लाइफ जो हमारा जीने का वो उनको निहित किया गया 21 के अंदर। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो श्रमिकों और उसमें कह सकते हैं हम बच्चे जो रहते हैं बाल श्रमी, उनके लिए हमारे जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो अनुच्छेद 23 और 24 है, जिसके अंदर हमारे जो श्रमिकों के लिए, बच्चों के लिए कि कितने उसमें उम्र फिक्स की गई है कि 14 साल से नीचे आप कोई भी इस तरह का श्रम नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जो बंधुआ मजदूर वो भी आप नहीं रख सकते। ये इस तरह के जो प्रावधान हैं वो हमारे संविधान के अंदर स्पेशली दिए गए हैं। इसके साथ साथ फिर जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर भी समान जो आपका वेज है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क का, वो उसके अंदर वो प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ समान काम का, जैसे उसमें महिलाएं भी होगी कि महिलाओं को भी समान काम दिया जाएगा। उस आप ये नहीं कर सकते कि ये महिला मजदूर है, ये पुरुष मजदूर है। समान काम और समान वेतन दोनों उसमें रहा। और साथ ही साथ उसमें ये भी हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ये रखा गया है जो कि आपको जो स्टेट को वेलफेयर किस तरह से करना है, उनके तहत जिस तरह से अलग अलग सुविधाएं कैसे देनी है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स जो उसी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत उस श्रमिकों के लिए भी और जिस तरह से और मजदूर है उनको दिया गया है। आपने बहुत सारे अधिकारों की बात की कि समान वेतन का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, लेकिन अगर इन अधिकारों की अगर हम अवहेलना देखते हैं आए दिन, तो क्या कर सकता है कि सामान्य तौर पे एक मजदूर, एक कामगार किस तरह से अपनी शिकायत कर सकता है और किस तरह से उसका निपटारा हो सकता है? इसमें दो चीज़ें हैं दीपक जी। जैसे एक तो अगर मान लो आपका जो मौलिक अधिकार है अगर उसका किस तरह से हनन होता है, बिल्कुल, तो उसके तहत हमारे पास 2 उपचार मौजूद हैं हमारे संविधान के अंदर, जो हमारे अनुच्छेद 226 के अंदर, जो आप कोई भी अगर किसी भी नागरिक का वो अधिकार अगर वायलेट होता है तो वो सीधा उच्च न्यायालय के अंदर अपनी उसकी पटिशन फाइल कर सकता है, जो उसका जिसको कहते हैं हम रिट पटिशन कर सकता है कि हमारा ये अधिकार। और अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट करना चाहें कोई भी अधिकार, तो वो अगर उसके उपचार के लिए तो हमारे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। जी, इसके अंदर बहुत सारे हमारे जो ये अधिकार हैं उनके तहत जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक बहुत फेमस केस भी रहा है, माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय ने इसमें इंटरवेंशन की है, जिसके बाद बहुत सारी सुविधाएं भी लोगों को दी गई है और बहुत सारे बंधुआ मजदूरों को वहाँ से मुक्ति भी मिली है। जी।
अगर हम खास तौर पर देखें, आपने बात बंधुआ मजदूरी की, तो कैदियों का भी एक तरह से उनके लिए भी विशेषाधिकार दिए जाते हैं। कैदियों के लिए खास तौर पर क्या प्रावधान किए गए हैं? जी, कैदियों के लिए ऐसे हम बात करें तो हमारे संविधान के अंदर अगर पहले तो कोई भी अधिकार इस तरह से नहीं दिया गया था कैदियों के लिए, लेकिन हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय की इंटरवेंशन से बहुत सारे अधिकार जैसे कैदियों को दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है उनको जीने का अधिकार, जी बिल्कुल। दूसरा है बोलने का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार, जो उनको इनहेरिट राइट है कि पहली इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के पास ये चीज़ आई थी कि क्या कैदी एक मानव है कि नहीं है। जी। तो उस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात रखी थी कि हाँ जी, जो कैदी हैं वो मानव है, तो उनको जो हम अधिकार हैं जो ये हमारे मानव अधिकार है वो सबसे पहले मिलने चाहिए। जी बिल्कुल। तो उसी के तहत फिर कैदियों को बहुत सारी ये सुविधाएं दी जा रही है। कैदियों की बात हो रही है, तो महिला कैदी यदि कोई है तो इसके लिए किस तरह के प्रावधान है सर, आपसे जानना चाहेंगे। महिला, जहाँ तक महिला कैदियों की बात है, क्योंकि जितने भी अधिकार हैं हमारे मैक्सिमम आर्टिकल 21 से निकल के आते हैं जी। महिला कैदियों के सबसे पहले एक तो उनका जैसे मैंने पहले बताया था आपको फ्री लीगल एड का उनका अधिकार है जी। उसके अलावा उसके बाद जैसे उनका क्लोथिंग है, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हाइजीन है, वहाँ पे साफ़ सफाई, उनका बिल्कुल साफ़ सफाई वहाँ पे रहे, इस तरह का वो है। उनका कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके, तो हेल्थ चेकअप्स उनके अंदर जेल में होंगे। उसके अलावा जैसे उनके कई महिला कैदी हैं जिनके बच्चे बाहर होते हैं, तो उनको मिलने का अधिकार कि टाइम टू टाइम अपने बच्चों से वो मिल सकें। तो ये सब अधिकार हैं मेन जो है। और इसके अलावा ये है कि जैसे हम महिला आयोग की बात करना चाहूँगा, महिला आयोग का एक मैंडेट है कि हमने महिला आयोग ने महिला जेलों का निरीक्षण करना है, जो कि महिला आयोग समय समय पर करता है। और जो भी महिला आयोग को नज़र आता है कि कोई प्रॉब्लम है, फीमेल्स को कोई ज़रूरत है, उनको कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो वो फिर हम सरकार को। तो ये किस तरह से महिला आयोग जो है इसका अपना रोल अदा करते हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं सर। हाँ, महिला आयोग के पास जहाँ तक मैंने अभी आपको कैदियों वाली बात बताई, उसमें हमारी जनरल इंस्पेक्शंस रहती हैं। इंस्पेक्शंस आयोग करता है, हमारी अध्यक्षा मैडम जो हमारी हैं, आयोग विजिट करता है जेल्स को और फिर रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजते हैं कि ये चीज़ें मतलब उनकी उसके लिए मतलब ताकि उनकी सुविधाएं बढ़ाई जा सके। उसके अलावा जैसे घरेलू हिंसा की हम बात करें, घरेलू हिंसा की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं महिला आयोग एंटरटेन करता है। महिला आयोग का अपना कोर्ट होता है जो कि शिमला में, बिलासपुर, मंडी और इस तरह से कैंप कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे उनकी सुनवाई, जन सुनवाई करता है आयोग। और जन सुनवाई के दौरान उनकी काउंसलिंग की जाती है। अगर कोई चीज़ ऐसा लगे कि कोई किसी संबंधित विभाग से वो मुद्दा उठाना है, तो आयोग उस संबंधित विभाग के समक्ष उस मुद्दे को उठाता है जी। और महिलाओं की समस्याओं को सरकार के समक्ष जोर से रखता है जी, वहाँ पर रखते हैं और उनसे अगर कोई भी हेल्प मिल सकती है तो जी आप रिड्रेसल के लिए उनके लिए। अशोक जी, अगर हम बात करते हैं आज के समय में देखा जाए तो बच्चों की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर कोविड के समय के बाद जो है बच्चों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब रही है उस समय से लेके। बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी, इसको रोकने के लिए और इसमें क्या क्या प्रावधान मानवाधिकार एक तरह से कानून में दिए गए हैं, किस तरह से उसको रोका जा सकता है, और अगर कोई ऐसा हनन होता हम आए दिन देखते आए हैं, किस तरह से उसे रोका जा सकता है? जी, इसमें मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारे संविधान के अंदर स्पेसिफिक जो आर्टिकल 23 और 24 है वो इसी की बात करता है कि आपके श्रम जो है कि श्रमिकों का जो बाल श्रम है उनका अधिकार कि 14 साल से नीचे आप किसी से भी और श्रम नहीं करवा सकते। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे जो हमारे अपने राज्य के अंदर भी इसके बाद बहुत सारी इसमें नोटिफिकेशंस हैं और हमारी इसके तहत जो हमारा यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं जो महिला बाल एवं महिला आयोग के तहत चलती है जी। तो उसमें बहुत सारे अगर इस तरह का कोई बच्चा मिले तो उसका रेस्क्यू किया जाता है, फिर वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको उनके पास पेश किया जाता है, जो भी बहुत संस्था हैं, फिर वो उनको एक रिहेबिलिटेशंस के लिए बाल आश्रम है इस तरह से या वो कोई पढ़ाई करना वहाँ भेजती है। तो इस तरह के प्रोविज़न्स हमारे कानून के अंदर और वो संविधान के तहत दिए जाते हैं जी। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम मानव अधिकारों की बात करें तो महिलाओं के लिए और ख़ास तौर पर मानवों के लिए, सभी के लिए
क्या चुनौतियां हैं इस कानून को लागू करने में इस वक्त? जी, इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आए दिन हम जब भी देखें कोई भी जिस तरह से किसी भी मानवाधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है, तो हमारी सबसे अभी तक तो एक ही चीज़ है कि जो इसको इम्प्लीमेंट करता है कि किसी को उनके मानव अधिकारों को वंचित होने से बचाता है, वो आज की डेट में न्यायालय है जी। और न्यायालय इसमें बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारी अपने वर्डिक्ट्स में ये चीज़ें दी, जो जजमेंट्स दी हैं, जिसके बाद से बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स जो आई हैं इसके अंदर कि अलग अलग तरह से वेलफेयर स्कीम्स जो लोगों की भलाई के लिए और इस तरह से अपलिफ्टमेंट के लिए और इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ आपके ह्यूमन राइट्स के लिए हुई है। और 2005 के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार आप देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो घरेलू हिंसा का जो ये अधिनियम आया 2005 का, ये बड़ा एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जी। क्योंकि 2005 से पहले अगर हम देखें तो 2005 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जहाँ पे घरेलू हिंसा के मुद्दों को एड्रेस किया जाए। उससे पहले एक सिर्फ 498A का प्रोविजन था कानून में, आईपीसी में, और उसके अंतर्गत सिर्फ ये होता था कि हम सजा दिला पाते थे जी। लेकिन जो बाकी सब्सिडरी जो रिलीफ्स थे वो नहीं थे कहीं पे भी। तो ये हुआ 2005 के बाद ही, क्योंकि इसमें आपको राइट टू रेजिडेंस भी मिला। जो जिस महिलाओं को कोई जैसे नई घरेलू हिंसा हो रही है तो कोर्ट के माध्यम से अलग से रेजिडेंस ले सकती हैं। खर्चा मिला जो कि 125 सीआरपीसी में था पहले, पर इसमें भी किया। कस्टडी के राइट्स मिले बच्चों के। और इसके अलावा भी अगर हम उस एक्ट को देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए ज़रूरी थे, जो कि पहले नहीं थे। तो ये बड़ा लैंडमार्क लेजिस्लेशन है इस तरह से। और जैसे आपने ये कहा इस मामले में, तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी है आजकल के टाइम में अवेयरनेस। अगर हम अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हैं तो मेरा मानना ये है कि तभी हम उनको इन्फोर्स कर पाएंगे। जिस आदमी को अपने अधिकारों का नहीं पता, वो नहीं इन्फोर्स कर पाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। अवेयरनेस की हम बात करेंगे, जल्दी से आपके जानना चाहेंगे क्या खास तौर पर आम जनमानस में अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है सरकार के द्वारा और मानवाधिकार आयोग के द्वारा? मानवाधिकार के द्वारा बार बार सरकार के अंदर जो आपके मीडिया के माध्यम से और जितने भी हमारे अलग जो हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके तहत लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि क्या क्या आपके अधिकार हैं और किस तरह से आप इनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारी स्टेट, अगर लीगली हम बात कर रहे हैं तो हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। जी, कोई टोल फ्री नंबर या फिर कोई व्हाट्सएप नंबर देना चाहेंगे? कोई शिकायत? मैं आयोग का एक हमारा नंबर है 9459886600। ये हमारा आयोग का जो है व्हाट्सएप नंबर है, जो कि हमने कोविड के दौरान आयोग 9458866660। जी, इसमें हमने कोई कंप्लेंट है इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, या हमारे ईमेल आईडी जो कि नेट पे अवेलेबल है आयोग का, अगर जब आप गूगल करेंगे तो इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप हमें कंप्लेंट मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। जी, एडवोकेट अशोक जी और अनुज वर्मा जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और मानवाधिकारों के विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जैसा कि इस वर्ष की मानवाधिकार दिवस की थीम भी है डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। तो ये समानता सभी को मिले और इसके लिए हम सभी को जागरूक होना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुमति लेते हैं, इजाजत लेते हैं। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।